भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया एक ऐसा मैच जिस मैच में श्रीलंका के गेंदबाजों ने कहर मचाते हुए विकेट को पतझड़ बना दिया था। भारतीय टीम की सलामी जोड़ी सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली मात्र 8 रन बनाकर दोनों ही आउट हो चुके थे और फिर नयन मुंगिया और मोहम्मद अजरुद्दीन के आउट होने के बाद सबको ऐसा लगा कि अब भारत की हार तय है। यहाँ तक कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने भी अपनी जीत को तय मानकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। कुछ इन्हीं हालातों के बीच में मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं अजीत अगरकर, जिनको स्लेज करते हुए श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने कहा कि जब तुम्हारा भगवान ही कुछ नहीं कर सका तो तू भला क्या ही कर लेगा। और यही गलती श्रीलंका के लिए सामत की रात बनने वाली थी, क्योंकि यहाँ से आगे अजीत अगरकर ऐसी खूंखार आक्रामक बल्लेबाजी करने लगते हैं जिसे देख दुनिया दंग रह जाती है। तो क्या अजीत अगरकर भारत को ये मैच जिता पाएंगे? जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। और आप में से किन किन साथियों का अजीत अगरकर फेवरेट रहे हैं, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा। ये साल था 1998 का, जहां कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच शारजाह के मैदान पर शुरू होता है और भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती है। फिर शुरू होता है श्रीलंका की बल्लेबाजी, जहां सनत जयसूर्या के साथ अविष्का गुणावर्धने श्रीलंका के लिए ओपन करते हैं। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर डालने का जिम्मा जुवेगल श्रीनाथ को दिया जाता है। उस दौर में जुवेगल श्रीनाथ भारत के लिए रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। ओवर की तीसरी ही गेंद पर जुवेगल श्रीनाथ ने 150 की स्पीड से धावा बोला। गेंद सीधे गुणावर्धने के पैड पर लगी। हालांकि जोरदार अपील के बावजूद भी अंपायर ने गुणावर्धने को नॉट आउट करार कर उसे बख्श दिया। यहाँ से आगे श्रीनाथ के 5वें ओवर में भारत के पास एक और मौका था, लेकिन पहले स्लिप से बस एक कदम दूर गिरकर गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर चली जाती है। भारत को अभी तक कोई सफलता तो हाथ नहीं लगा था, लेकिन अजीत अगरकर और श्रीनाथ ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए जयसूर्या और गुणावर्धने के पैरों को बेड़ियों में जकड़ करके रखा था। लेकिन सनत जयसूर्या, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, उनको ज्यादा देर तक शांत रखना संभव नहीं था। पारी के 8वें ओवर में जयसूर्या अपने बेड़ियों को तोड़ बाहर निकले और अगरकर की गेंद पर कवर के ऊपर से उड़ाते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर भेज दिया। अब गेंद भी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, जिसका फायदा उठाते हुए जयसूर्या और गुणावर्धने भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। पारी के 10वें ओवर में गुणावर्धने ने अगरकर पे धावा बोला और पहले तो डाउन द ग्राउंड एक चौका लगाया और उसके बाद मिड विकेट के ऊपर से एक और दनदनाता हुआ चौका लगाकर गेंद को बाउंड्री से बाहर कर दिया। अजीत अगरकर के इस ओवर में गुणावर्धने ने एक के बाद एक 3 चौके लगाकर दबाव पूरी तरह से अजीत अगरकर के ऊपर लाद दिया था। और इसके बाद तो श्रीलंका के ये दोनों ओपनर भूखे भेड़िए बनकर भारतीय गेंदबाजों पर झपट पड़े। अगले ही ओवर में जयसूर्या ने जुवेगल श्रीनाथ पे भी काउंटर अटैक किया और ऑफ साइड में एक जोरदार चौका लगा दिया। और फिर उसी ओवर में गुणावर्धने ने भी श्रीनाथ की गेंद को ऑफ साइड में बाउंड्री से बाहर भेजते हुए भारत की सबसे मजबूत बॉलिंग अटैक को भी टेंशन में डाल दिया था। भारतीय टीम की हालात कुछ ऐसी हो गई थी कि ना तो जुवेगल श्रीनाथ की इन स्विंग काम कर रही थी और ना ही अजीत अगरकर की तेज गेंदबाजी। यहाँ तक कि कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन के भी हर दाव को श्रीलंकाई गेंदबाज चौका लगाकर पानी की तरह बहा दे रहे थे। शारजाह के इस मैदान पर जहां चारों कोनों पर श्रीलंकाई झंडे लहरा रहे थे, वहीं भारतीय खेमा पूरी तरह से सन्नाटे में खामोश बैठ गया था। अब भारत के तेज गेंदबाजों को बुरी तरह से पीटता देख भारतीय कप्तान ने अनिल कुंबले को गेंदबाजी पर बुलाया और तब अनिल कुंबले भारत के लिए ऐसे गेंदबाज थे जो अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर बड़ी से बड़ी साझेदारी को तोड़ने की क्षमता भी रखते थे।
और कुंबले ने आते ही अपना काम कर भी दिया था, लेकिन विकेट के पीछे नयन मुंगिया से एक बड़ी ही आसान सी स्टंपिंग मिस हो जाती है और सनत जयसूर्या जैसे घातक बल्लेबाज का विकेट भारतीय टीम के मुंह तक आकर वापस निकल जाता है। हालांकि अनिल कुंबले ने अपने हाथ आए इस मौके को खोकर भी हार नहीं मानी और अपने अगले ही ओवर में गुणावर्धने को चारों खाने चित करते हुए कुंबले ने ऐसी यॉर्कर मारी की गेंद गुणावर्धने के टावर को उखाड़ फेंका और पहली सफलता पाकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठता है। अब जयसूर्या का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं मारवन अट्टापट्टू, जो श्रीलंका के लिए ठीक वैसे ही खिलाड़ी थे जैसे आगे जाकर भारत के लिए राहुल द्रविड़ बने। भारत के लिए मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि सनत जयसूर्या अभी भी अपनी उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौकों की झड़ी लगा रखे थे। लेकिन जिस तरह से हर नदी का किनारा होता है, ठीक वैसा ही जयसूर्या को भी किनारा लगाने बॉलिंग पर आते हैं निखिल चोपड़ा, जिन्होंने जयसूर्या के लेग स्टंप को उखाड़कर 85 के स्कोर पर सनत जयसूर्या के रूप में श्रीलंका को दूसरा झटका दे दिया। भारतीय गेंदबाज देर से ही सही पर अब पूरी तरह से जाग चुके थे। यहाँ से आगे श्रीलंका के लिए बल्लेबाजी करने आते हैं अरविंद डिसिल्वा, लेकिन अनिल कुंबले ने अपनी पिटारे में से एक और शानदार फिरकी निकाली और गांगुली के हाथों कैच करवा बिना खाता खोले ही डिसिल्वा को पवेलियन रवाना कर दिया। डिसिल्वा का विकेट भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी और इस विकेट के बाद भारत काफी हद तक इस मैच में वापसी भी कर चुका था। लेकिन अब श्रीलंका की पारी को संभालने खुद उनके कप्तान रणतुंगा मैदान पर बल्लेबाजी के लिए पहुंचते हैं। यहाँ से आगे अट्टापट्टू और रणतुंगा ने मिलकर एक बार फिर से श्रीलंका की लड़खड़ाती पारी को संभाल लिया और भारत की स्पिन गेंदबाजी को जमकर मारना भी शुरू कर दिया, जिससे श्रीलंका का स्कोर एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगा। श्रीलंका के कप्तान रणतुंगा भी अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे, जिन्होंने भारत की स्पिन गेंदबाजी पर काउंटर अटैक करते हुए बड़े बड़े छक्के लगाने भी शुरू कर दिए थे। देखते ही देखते श्रीलंका का स्कोर 150 रनों को पार कर चुका था। रणतुंगा और अट्टापट्टू के बीच की ये साझेदारी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, श्रीलंका एक बार फिर से इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत किए जा रहा था। भारतीय कप्तान अजरुद्दीन के पास जितने भी बॉलिंग के ऑप्शन थे, उन्होंने बारी बारी से सबको आजमा लिया, पर ये जो साझेदारी थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये दोनों बल्लेबाज ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे तो निश्चित रूप से श्रीलंका का स्कोर 300 रनों के आसपास पहुंचता दिख रहा था। लेकिन इसी बीच अजीत अगरकर की एक शानदार गेंद पर भारत को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। अजीत अगरकर ने अपनी ही गेंद पर कप्तान रणतुंगा को कैच आउट कर भारतीय खेमे को भारत माता की जय के नारों से जलवा जलाल कर दिया। श्रीलंकाई कप्तान को आउट करने के बाद अब भारतीय गेंदबाजों का हौसला कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। यही कारण था कि अब भारतीय टीम की गेंदबाजी तलवार की धार जैसी दिख रही थी। श्रीलंकाई बल्लेबाजों का पवेलियन आने जाने का सिलसिला चलने लगा और भारतीय गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी भी जारी रखी, जिसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका की पारी को निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद 245 रनों पर ही रोक दिया जाता है। लेकिन उस दौर में ये 245 रन भी कम बिल्कुल नहीं हुआ करते थे और इतना बड़ा स्कोर मैच जीतने के लिए काफी हुआ करता था। अब यहाँ बारी भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई की थी, जिसके लिए सचिन और गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। उस दौर में सचिन और गांगुली दोनों ही टीम की दिल और धड़कन हुआ करते थे और समस्त भारतीय फैंस
ये उम्मीद भी कर रहे थे कि आज क्रिकेट के भगवान का प्रहार और बंगाल टाइगर की मार श्रीलंकाई गेंदबाजों को धुन धुन करके पीटेगी। हालांकि यहाँ पारी के दूसरे ओवर में ही गांगुली का कैच उठता है, लेकिन भाग्य ने गांगुली का साथ दिया और गेंद कीपर और स्लिप के बीच में से निकलकर बाउंड्री को पार कर जाती है। वहीं दूसरी छोर से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी शानदार शॉट खेलकर 2 रनों के साथ अपना खाता खोल लिया था। लेकिन तभी पारी के तीसरे ओवर में घटती है एक ऐसी घटना जिसने समस्त भारतीय समर्थकों के दिलों को तोड़कर पत्थर बना दिया था। चमिंडावास की ऑफ बटम से बाहर लहराती गेंद पर सचिन विकेट के पीछे कैच दे बैठते हैं और मात्र 3 रन बनाकर सचिन पवेलियन वापस लौट गए। सचिन का विकेट लेकर श्रीलंकाई खिलाड़ी खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि पूरे श्रीलंका को पता था कि सचिन के रहते श्रीलंका को मैच जीत पाना असंभव था। हालांकि भारतीय फैंस को अभी भी उम्मीद था, उन्हें भरोसा था सौरभ गांगुली पे, क्योंकि उस समय गांगुली शानदार फॉर्म में थे और अकेले अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता भी रखते थे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान का ये भरोसा भी तब टूट जाता है जब 5 रनों की पारी खेल गांगुली भी आउट हो जाते हैं और मात्र 13 के स्कोर पर भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर श्रीलंकाई खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे कोई भी टीम मैच जीतने के बाद मनाता हो। और हालात भी कुछ ऐसा ही बयां कर रहा था, क्योंकि सचिन गांगुली का शुरुआत में ही आउट हो जाना मतलब भारत की हार तय रहती थी। अब भारतीय पारी का पूरा दारोमदार कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर था। उन्होंने नयन मुंगिया के साथ मिलकर भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान नयन मुंगिया अच्छे टच में दिखे, जिन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक जोरदार चौका लगाकर मानो ये ऐलान कर दिया था कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और पूरी जान लगा देंगे। दूसरी छोर पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को नुआन जोयसा एक घातक बाउंसर मारता है, लेकिन अजहरुद्दीन ने कीपर के सर के ऊपर से उड़ाते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर भेज दिया। कप्तान अजहरुद्दीन जानते थे कि हमारे सामने टारगेट बड़ा है, इसलिए हमें बल्लेबाजी भी अटैकिंग करनी होगी। और इसी इरादे के साथ अगले ओवर में भी अजहरुद्दीन ने ऑफ साइड में एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। पारी के 12वें ओवर में धर्मसेना बॉलिंग अटैक पर आते हैं, जिनका स्वागत करते हुए नयन मुंगिया ने आगे बढ़कर गेंद पे जोरदार प्रहार किया और तारामंडल की सैर करवाते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर कर दिया। नयन मुंगिया और अजहरुद्दीन का ये अटैकिंग रूप देखकर श्रीलंकाई गेंदबाज बौखला उठे थे, लेकिन अगले ही पल अजहरुद्दीन ने भी कदमों का इस्तेमाल किया और धर्मसेना के खाते में एक और चौका जोड़ दिया। दूसरी छोर पे नयन मुंगिया भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नयन मुंगिया ने कमाल का एक स्वीप शॉट लगाया और झाड़ू की तरह बहारते हुए गेंद को बाउंड्री से बाहर कर दिया। अजहरुद्दीन और मुंगिया के बीच की ये साझेदारी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, श्रीलंकाई कप्तान रणतुंगा उतना ही ज्यादा बेचैन और व्याकुल होने लगा था। वो कभी स्पिनरों से गेंद डलवाते तो कभी तेज गेंदबाजों से, लेकिन अजहरुद्दीन और मुंगिया ने मैदान पे जो खुट्टा गाड़ दिया था, उस खुट्टे को कोई भी श्रीलंकाई गेंदबाज हिला नहीं पा रहा था। देखते ही देखते अब भारत का स्कोर भी 100 रनों तक आ पहुंचा था, लेकिन अभी भी भारत को जीत के लिए 27 ओवर में 146 रनों की जरूरत थी। तब ऐसा लग रहा था कि भारत काफी हद तक इस मैच में वापसी कर चुका है, लेकिन तभी नयन मुंगिया जो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, वो 51 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं। और मुंगिया के आउट होने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने जिस खिलाड़ी को बल्लेबाजी के लिए मैदान पे भेजा, उसे देख हर कोई चौंक गया, क्योंकि वो खिलाड़ी जुगल श्रीनाथ थे, जो आम तौर पर 10वें या 11वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते थे। और दुर्भाग्य से टीम मैनेजमेंट का ये एक्सपेरिमेंट भी कोई काम नहीं आता,
क्योंकि श्रीनाथ मात्र 1 रन बनाकर ही रन आउट हो जाते हैं और अब 119 के स्कोर पर भारतीय टीम अपना चौथा विकेट गंवा बैठी थी। हालांकि भारत के लिए जीत की उम्मीद अभी भी बरकरार थी, क्योंकि अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं अजय जडेजा। और अजय जडेजा भी वो खिलाड़ी थे जिन्होंने उस दौर में भारत को कई मैच अपने दम पर उन्होंने जिता करके रखा था। अजय जडेजा ने आते ही सनत जयसूर्या पे हल्ला बोला और मिड विकेट के ऊपर से दंदनाता हुआ एक चौका जड़ अपने इरादे को साफ कर दिया। इसके बाद जयसूर्या की अगली गेंद पर जडेजा एक बार फिर से ठीक वैसा ही शॉट खेलते हैं और लगातार दूसरी बार गेंद को बाउंड्री से बाहर भेज देते हैं। भारतीय दर्शक एक बार फिर से जीत की आस में झूम उठे थे और उनको जलवा जलाल करते हुए अजरुद्दीन ने भी कदमों का इस्तेमाल किया और एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। और इस छक्के के साथ अजरुद्दीन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद अजरुद्दीन और भी ज्यादा खूंखार बन गए। उन्होंने नुआन जोयसा की गेंद पर पहले तो एक चौका लगाया और फिर अगले ओवर में भी अजरुद्दीन ने एक बार फिर से कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और 6 रनों के लिए गेंद को स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया। पारी का अगला ओवर डालने आते हैं धर्मसेना, जिनको अजरुद्दीन ने एक बार फिर से आड़े हाथों में लिया और इस बार इतना जोरदार प्रहार किया कि गेंद उड़ते हुए स्टेडियम से बाहर सड़क पर जा गिरती है। अब बाकी के बचे आखिरी 10 ओवर में भारत को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। मोहम्मद अजरुद्दीन जिस खूंखार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देख ऐसा लग रहा था कि अब भारत के लिए जीत दूर नहीं है। लेकिन तभी मैच में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। चमिंडावाज की गेंद पर मोहम्मद अजरुद्दीन क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जिससे इस मैच का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब भारतीय टीम को जीत के दरवाजे तक ले जाने की जिम्मेदारी नए बल्लेबाज रॉबिन सिंह के ऊपर थी। लेकिन भारत के लिए समस्या अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पारी के 44वें ओवर में अजय जडेजा भी रन आउट हो जाते हैं और 207 के स्कोर पर भारतीय टीम का 6ठा विकेट भी अब गिर चुका था। अब बाकी के बचे 37 बॉल पर भारत को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। यहाँ भारत की तरफ से नंबर 8 पर बल्लेबाजी के लिए निखिल चोपड़ा को भेजा जाता है, लेकिन चमिंडावाज जैसे घातक गेंदबाज के सामने अब लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल लग रहा था, जिसके कारण रिक्वायर्ड रन रेट भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा था। दबाव पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर आ चुका था और इसी दौरान निखिल चोपड़ा भी रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। अब बाकी के बचे 22 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 31 रन चाहिए थे। ऐसे में नंबर 9 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं अजीत अगरकर, लेकिन अजीत अगरकर के लिए चुनौती ये थी कि अब उनको ये मैच T20 के अंदाज में खेलना था। आखिरी 3 ओवर का खेल अब भारत के पास बचा था और जरूरत थी 29 रनों की। पारी का 48वां ओवर शुरू होता है, जिसकी पहली गेंद को अजीत अगरकर हवा में उड़ाते हुए 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में पहुंचा देते हैं, जिससे भारतीय टीम के ऊपर से प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि अभी भी मैच का पलड़ा श्रीलंका की तरफ ही भारी था, लेकिन अजीत अगरकर किसी भी हाल में भारत को ये मैच जिताना चाहते थे। उन्होंने अगली गेंद पर भी शानदार शॉट लगाया और तेजी से भागकर 2 रन ले लिए। वहीं ओवर की चौथी बॉल पर भी अजीत अगरकर ने 2 और महत्वपूर्ण रन भारतीय टीम के खाते में जोड़ दिए। अब आखिरी 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी और 49वें ओवर में स्ट्राइक रॉबिन सिंह के पास होती है, जो ओवर की पहली 2 बॉल पर पूरी तरह से बीट हो जाते हैं और फिर तीसरी बॉल पर भी मात्र एक सिंगल ही आ पाता है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात ये थी कि अब अजीत अगरकर स्ट्राइक पर थे, जिन्होंने पिछले ओवर में ही एक शानदार छक्का जड़ा था। और फिर जिस बात की उम्मीद भारतीय फैंस अजीत अगरकर से कर रहे थे, उन्होंने वो कर दिखाया
और अरविंद डिसिल्वा की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर हवा के रुख को पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। अब आखिरी 6 बॉल पर भारत को जीत के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत थी। श्रीलंका के लिए आखिरी ओवर डालने आते हैं जयसूर्या, जिनकी पहली गेंद को अजीत अगरकर ने 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर भेज भारत को हारे हुए इस मैच में जीत दिला दी। तो भारतीय टीम के सर को गर्व से ऊंचा कर देने वाली अजीत अगरकर की इस मैच विनिंग पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।